सैलरी बढ़ती है, खुशी होती है, लेकिन फिर बढ़ता हुआ टैक्स भी दिखता है और अक्सर दिमाग में एक सवाल आता है, क्या अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपनी वाइफ या बच्चों के नाम पर ट्रांसफर करके टैक्स बचाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत कॉमन है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बारे में क्या सोचता है। आज हम देखेंगे कि ये टैक्स बचाने की पहेली आखिर है क्या। फिर बात करेंगे इनकम बूमरैंग की, यानी वो इनकम जो वापस आ जाती है। इसके बाद पति पत्नी और माइनर बच्चों से जुड़े क्लबिंग के नियमों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स का क्या होता है। देखिए, ये तो सीधी सी बात है। जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है, वो ऊंचे टैक्स स्लैब में चला जाता है और यहीं से ये सोचना शुरू हो जाता है कि भाई इस टैक्स को कम करने का कोई तरीका है या नहीं। तो जो सबसे पहला और आम सवाल मन में आता है वो यही है, अच्छी खासी कमाई हो रही है तो टैक्स भी अच्छा खासा जा रहा है, तो क्या अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी या बच्चे के अकाउंट में डाल देने से टैक्स बच जाएगा? ये ख्याल बहुत लोगों को आता है और इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सीधा साधा लगता है ना? कि भाई परिवार के जिस सदस्य की इनकम कम है या नहीं है, उसे अपनी इनकम का कुछ हिस्सा दे दो, वो तो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है, तो बस हो गया काम। ज्यादा टैक्स बिल का ये एक बहुत ही आसान सा सल्यूशन दिखाई देता है। पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? यहीं पर इनकम टैक्स एक्ट की एंट्री होती है। सरकार ने इस टैक्स बचत की तरकीब का एक सीधा सा जवाब तैयार कर रखा है और उसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम आखिर है क्या चीज? देखिए, ये इनकम टैक्स एक्ट का एक ऐसा प्रोविजन है जिसे खास तौर पर टैक्स बचाने के ऐसे तरीकों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें होता यह है कि अगर किसी ने अपने कुछ खास रिश्तेदारों को इनकम ट्रांसफर की, तो वो इनकम वापस ट्रांसफर करने वाले की टोटल इनकम में जोड़ दी जाती है, यानी क्लब कर दी जाती है। ये बिल्कुल एक बुमरैंग की तरह है। आपने इनकम को दूर भेजा और वो घूमकर आपकी ही टैक्स फाइल में वापस आ गई। चलिए अब सबसे कॉमन केस देखते हैं जहां ये नियम लागू होते हैं, यानी पति और पत्नी के बीच होने वाले इनकम ट्रांसफर पर। पहला सिनेरियो है रेम्यूनरेशन का। मान लीजिए कि किसी कंपनी में आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि आपके पास कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर्स या वोटिंग पावर है। अब अगर उस कंपनी से आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी को कोई भी सैलरी, फीस या कमीशन मिलता है, तो वो पैसा सीधा आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक एक्सेप्शन है। अगर आपके स्पाउस के पास उस नौकरी के लिए कोई असली टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और वो सैलरी वाकई उनके स्किल्स और काम के लिए दी जा रही है, तो क्लबिंग के नियम लागू नहीं होंगे। पर अगर क्वालिफिकेशन सिर्फ नाम की है या है ही नहीं और सैलरी बस इनकम डाइवर्ट करने का एक जरिया है, तो वो इनकम सीधे आपकी फाइल में क्लब हो जाएगी। मतलब साफ है, कानून असली काम और असली टैलेंट की इज्जत करता है। दूसरा सिनेरियो है एसेट ट्रांसफर का। अगर कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी या शेयर्स जैसी संपत्ति अपने जीवन साथी को बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के ट्रांसफर करता है, तो उस संपत्ति से होने वाली कोई भी इनकम ट्रांसफर करने वाले की इनकम में ही जोड़ी जाएगी। यहाँ एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब है उसके बदले में सही कीमत लेना। टैक्स के मामलों में प्यार और स्नेह नहीं, बल्कि उस संपत्ति की फाइनेंशियल वैल्यू देखी जाती है। ये असल में कैसे काम करता है, चलिए इसे इस केस स्टडी से समझते हैं। मिस्टर राहुल का एक बिजनेस है जिसकी टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख में से 7 लाख रुपए यानी 70% कैपिटल उनकी पत्नी से मिले गिफ्ट से आई थी। तो साल के आखिर में जब बिजनेस को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट का 70% यानी 3.5 लाख रुपए उनकी पत्नी की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। सिंपल। ठीक है, पति पत्नी की बात हो गई। अब आते हैं माइनर बच्चों पर, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है। उनकी इनकम का क्या होता है? यहाँ पे जनरल रूल ये है कि एक माइनर बच्चे की सारी इनकम उसके उस पेरेंट की इनकम के साथ क्लब कर दी जाती है जिसकी इनकम ज्यादा है। लेकिन यहाँ भी 2 बहुत जरूरी एक्सेप्शंस हैं। पहला, अगर बच्चे ने वो इनकम अपनी किसी मेहनत, अपने स्किल या टैलेंट से कमाई है, जैसे कि किसी टीवी शो में काम करके या गाना गाकर, तो वो इनकम क्लब नहीं होगी। और दूसरा, अगर कोई बच्चा सेक्शन 80U के तहत डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है, तो उसकी इनकम भी क्लब नहीं की जाती। हाँ,
इस मामले में एक छोटी सी राहत जरूर दी गई है। जिस पेरेंट की इनकम में बच्चे की इनकम क्लब हो रही है, उन्हें सेक्शन 1032 के तहत हर बच्चे पर 1500 रुपए तक की छूट मिल जाती है। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर एक प्रोविजन है। तो अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, सीधा रास्ता तो बंद है, क्या कोई घुमावदार, कोई इनडायरेक्ट तरीका है? तो जवाब है कि कानून ने इसका भी इंतजाम कर रखा है। इस तरकीब को कहते हैं क्रॉस ट्रांसफर। ये एक ऐसा घुमावदार तरीका है जिसमें दो लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के रिश्तेदारों को पैसा ट्रांसफर करते हैं ताकि सीधे सीधे क्लबिंग के नियम से बच सकें। ये एक बहुत ही स्मार्ट लगने वाली लेकिन असल में एक बेअसर टैक्स चोरी की स्ट्रेटजी है। चलिए इसके काम करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ने अपने दोस्त मिस्टर बी की पत्नी को कुछ पैसे गिफ्ट किए और ठीक उसी समय मिस्टर बी ने लगभग उतनी ही रकम मिस्टर ए के माइनर बेटे को गिफ्ट कर दी। अब ऊपर से देखने पर तो कोई भी डायरेक्ट क्लबिंग का रूल नहीं टूटा। मिस्टर ए ने अपनी पत्नी या बेटे को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन कानून इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखता है। वो इसे एक इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन मानता है और इनकम को डीम्ड ट्रांसफरर यानी मिस्टर ए और मिस्टर बी की इनकम में ही वापस क्लब कर देता है। और इस बात पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि अगर दो ट्रांजैक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं और उन्हें टैक्स बचाने के एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो क्लबिंग के प्रोविजंस लागू होंगे ही होंगे। सीधी सी बात है, कानून सिर्फ टेक्निकल स्टेप्स नहीं देखता, वो असली इरादे को पकड़ता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे पहली बात, क्लबिंग प्रोविजंस का मकसद टैक्स सिस्टम में फेयरनेस लाना है। दूसरी बात, ये ज्यादा इनकम वाले लोगों को गलत तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने से रोकता है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात यह है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शंस और मेहनत से कमाई गई इनकम की हमेशा इज्जत की जाती है। और आखिर में कानून इतना स्मार्ट है कि वो इनकम डाइवर्ट करने की सीधे और घुमावदार दोनों तरीकों को पहचानता है। तो अब जब आप खेल के ये सारे नियम जान चुके हैं, तो एक पल रुक कर सोचिए, जो कुछ भी आज हमने समझा उसकी रोशनी में क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सच में टैक्स प्रूफ है?